मैं कुमार गौरव दी बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप में आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं कक्षा 9वीं के विज्ञान की विषय वस्तु को लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आइए हम जानते हैं कि 9वीं क्लास में विज्ञान का क्या पाठ्यक्रम है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे भौतिक शास्त्र से यानी फिजिक्स से। फिजिक्स में पहली इकाई है विज्ञान और मापन। विज्ञान का गहरा संबंध गणित से रहा है। यह भी कहा जा सकता है कि दोनों कहीं न कहीं पूर्ण रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां हम फिजिक्स की बात करेंगे वहां विज्ञान अपने आप उसमें शामिल हो जाता है, जो कि हम कहां कहां उसकी कौन कौन सी इकाई हैं, इन सभी का अध्ययन हम लोग इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। दूसरी जो हमारी इकाई है वह है गति। कोई भी व्यक्ति या वस्तु या वह रेस्ट में रहती है यानी विराम अवस्था में रहती है या गति की अवस्था में रहती है। तो कैसे हम लोग किसी चीज़ को विराम की अवस्था कहेंगे और किसी को गति की अवस्था कहेंगे। जैसे एक उदाहरण स्वरूप अगर हम लोग कह दें कि मैं अभी इस समय अगर चुपचाप से खड़ा हूँ तो मुझे आप विराम अवस्था में कह सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। यह उस पर भी डिपेंड करता है कि आप रिफरेंस फ्रेम क्या लिए हैं। जैसे पृथ्वी तो घूम रही है, तो जब पृथ्वी घूम रही है तो जो उसमें पड़ी हुई वस्तु है वो कैसे रुकी रह सकती है। यानी मैं भी कहीं ना कहीं घूम रहा हूँ, मेरी भी वही गति है जो पृथ्वी की गति है। तो ये रिफरेंस फ्रेम यहाँ पर मैंने अगर पृथ्वी को ले लिया तो मैं इस समय विराम अवस्था में नहीं हूँ बल्कि गति की अवस्था में हूँ। परंतु अगर मैं रिफरेंस फ्रेम यहाँ बगल में पड़े हुए टेबल को ले लेता हूँ तो उसके मुकाबले अगर मैं चुपचाप से खड़ा हूँ तो मैं विराम अवस्था में हूँ, लेकिन अगर मैं चल रहा हूँ तो वह जो है उसके मुकाबले में मैं गति की अवस्था में हूँ। तो इन सब चीज़ों की जानकारी, रेस्ट और मोशन, इन सब का जानकारी हम लोग इस इकाई में लेंगे। साथ में जानेंगे कि गति कितने प्रकार की होती है। तीसरी हमारी इकाई है वह है बल तथा गति के नियम। इसमें हम लोग जानेंगे कि जो बल होता है कब उसको बैलेंस फोर्स कहते हैं, कब उसको अनबैलेंस फोर्स कहते हैं, और क्या अनबैलेंस फोर्स के कारण ही गति पैदा होती है। तो और न्यूटन का जो नियम है 3, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, जो कहीं ना कहीं गति से, बल से, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। सेब तो सबने गिरते हुए देखा था, लेकिन उसको ढूंढने वाला कोई एक व्यक्ति था जो कि थे न्यूटन साहब। तो उसके आगे हम लोग जिस इकाई को पढ़ेंगे वो है गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि सबका घटनाएं वही हैं, लेकिन सबको देखने का दृष्टिकोण उस घटनाओं के लिए अलग अलग होता है। तो जरा सा उन्होंने देख लिया सेब नीचे गिर रहा है तो उन्होंने यह सोच लिया कि सेब नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है, वो ऊपर क्यों नहीं चला जाता है, या हम लोग पृथ्वी पर क्यों खड़े हैं, क्या कुछ ऐसा बल है जो हमको नीचे की तरफ खींच रहा है, या कोई भी चीज़ हम उछालते हैं तो वो वापस घूम के पृथ्वी के पास ही क्यों आती है। तो यही सोच उनकी जो है उन गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ इशारा करती है। तो इसको हम लोग जानेंगे। जबकि यही जब मून में चले जाते हैं या ऊपर उपग्रह में चले जाते हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं, तो जब ग्रहों के ऊपर जाते हैं तो बहुत सारे ग्रह हैं, वहाँ पर आपको जो है कहा जाए गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम है, लोग उड़ते हुए वहाँ नजर आते हैं। तो इन सारी बातों का कहीं न कहीं गुरुत्वाकर्षण से संबंध है। तो इसका अध्ययन हम लोग इस इकाई में करेंगे। हमारी 5वीं इकाई है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वही ऊर्जा हमको शक्ति प्रदान करती है। तो इन सब का अध्ययन कहीं ना कहीं संबंध है एक दूसरे से। तो कितनी तरह की ऊर्जाएं होती हैं, क्या जो आवाज़ हो रहा है क्या उसमें भी ऊर्जा है, क्या प्रकाश जो हम लोग के अगल बगल दिख रहा है क्या उसमें भी ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार बहुत सारे विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हमारी 5वीं इकाई कार्य, ऊर्जा और शक्ति में। हमारी जो 6ठी इकाई है वह है ध्वनि। ध्वनि क्या है इसके बारे में जानेंगे। क्या ध्वनि में भी ऊर्जा होती है और ये ध्वनि ऊर्जा किस प्रकार से हमारी मदद करती है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग बहुत सारे इफेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। हमारी 6ठी इकाई ध्वनि में बहुत रोचक है हमारा विज्ञान। फिजिक्स जो है बस सोचना कि ये घटनाएं हो रही हैं तो क्यों ऐसा हो रहा है। गेंद कोई बॉलर फेंक रहा है तो उसमें कितना बल से वह फेंक रहा,
आप टीवी स्क्रीन में देखते होंगे जब किसी बॉलर ने गेंद फेंका तो तुरंत वहाँ आ जाता है कि उसकी स्पीड क्या है। तो क्या वहाँ कुछ लगा रहता है? नहीं, वो आसानी से निकल सकता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको पता है कि पिच की दूरी कितनी है और उसके गेंद के फेंकने और पहुंचने में कितना समय लग रहा है। तो उस डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो मुझे गेंद की गति मालूम हो जाती है। तो यही तो है रोचकता फिजिक्स की। जहां हम लोग नहीं भी पहुंच सकते हैं उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको कैलकुलेट करने में हमारा गणित भी कहीं ना कहीं साथ देता है। यानी एक भाई की तरह कार्य करता है गणित विज्ञान के साथ में। जैसे आपसे चर्चा करें कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना दूर है, तो अगर हमको सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या हेलीकॉप्टर लेकर के नापना होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। उतना लंबा दूरी के लिए कौन सा तार मिलेगा भाई जो वहाँ तक पहुँच सके? तो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। हम यहाँ पर जानते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हमको डिस्टेंस निकाला है तो स्पीड इनटू टाइम होता है। हमें पता है कि लाइट की स्पीड क्या है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है और पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8.5 मिनट का समय लगता है। वो समय भी मुझे पता है। तो अगर हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होगा। दोनों को गुना कर देंगे स्पीड और टाइम को तो मुझे दूरी निकल जाएगी। तो यही तो रोचकता है फिजिक्स की। आज हम लोग विज्ञान के बदौलत ही विभिन्न प्रकार के ग्रहों में उपग्रह भेज रहे हैं और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आइए हम जानते हैं दूसरा जो है हमारा पार्ट है रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री का। इसकी उपयोगिता तो और भी अधिक बढ़ जाती है आज के दौर में। जो आप दवाएं ले रहे हैं, जो रसायन ले रहे हैं, जिससे आप जीवित हैं जीवन में, तो इन रसायनों की बदौलत ही तो जीवन है। इसीलिए तो आपके शरीर में भी बहुत तरह के रसायन हैं। उनका बैलेंस गड़बड़ाया तो आप गड़बड़ा जाते हैं, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है। तो आइए हम जानते हैं इस इकाई में पहली जो इकाई है हमारे परिवेश के पदार्थ। पदार्थ क्या होता है इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। साथ ही हम लोग दूसरी इकाई जिसमें अध्ययन करेंगे पदार्थ को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तीसरी इकाई में हम लोग जानेंगे परमाणु, अणु और आयन के विषय में। हमारी जो चौथी इकाई है परमाणु संरचना। परमाणु गति कैसी करती है, परमाणु है क्या ये आंखों से दिखाई पड़ता है, और अगर आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है जिस माइक्रोस्कोप का, क्या माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ता है, और ये सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं स्पेक्ट्रोस्कोप से अगर दिखाई पड़ रहा है तो उसमें कितने कण होते हैं। क्या एक एटम आप जो देख रहे हैं वह सबसे छोटी इकाई है, क्या उसके अंदर 38 से ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और 38 और भी कण एक अणु के अंदर रहते हैं, एटम के अंदर रहते हैं। तो उस परमाणु के अंदर जो कण रहते हैं उसका अध्ययन जो है हम लोग करेंगे। और हमारी जो पांचवी इकाई है प्राकृतिक संसाधन। संसाधन क्या है? तो वो सारी चीज़ें जिसका हम उपयोग करते हैं उसको संसाधन कहते हैं। तब प्रकृति ने हमको बहुत सारी चीज़ें दी हैं इस्तेमाल करने के लिए, उन संसाधनों को हम लोग प्राकृतिक संसाधन करते हैं। जैसे आपको कोयला भी मिला है जलाने के लिए, ऊर्जा के लिए, आप पेड़ भी काट के उसका उपयोग कर रहे हैं, आप भोजन जो है जो पौधों को लगा के करो, सब चीज़ें आप पशु से भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त, दूध ले रहे हैं, आप मछली का सेवन कर रहे हैं, मध का सेवन कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रकृति से हमें कहीं ना कहीं प्राप्त हो रही हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं और प्रकृति से प्राप्त होती हैं उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो बहुत रोचकता भरी हुई है हमारा रसायन शास्त्र में। तो रसायन शास्त्र में हम लोग विभिन्न प्रकार के रसायनों का अध्ययन करेंगे, साथ ही उनकी अभिक्रियाओं के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं शरीर में होती हैं। अब शरीर का जो अध्ययन की बात है, शरीर किससे बना है, तो भाई कोशिकाओं से बना है। तो ये कैसे पता चला, किसने खोजा, कहाँ दिखाई पड़ता है कोशिका, किस चीज़ से कोशिकाओं को देख सकते हैं, इन सब का अध्ययन, जीवों का अध्ययन हम जिस विज्ञान में करते हैं वह है हमारा जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जिसको आगे चल के 2 वर्गों में बांट भी दिया जाता है, बोटनी और जूलॉजी में, जिसमें एक में प्लांट का अध्ययन करते हैं और एक में जंतु का, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं जूलॉजी में। तो
इसकी पहली जो है, कोशिका में हम लोग जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका है, क्योंकि जितने भी कोशिकाएं हैं उसी से तो हमारा शरीर बना है। वही कोशिकाएं एकत्रित हो जाती हैं तब टिश्यू का निर्माण यानी ऊतक का निर्माण करती हैं। वही ऊतक अगर इकट्ठे हो जाते हैं विभिन्न प्रकार के ऊतक, तो कहीं ना कहीं अंग या कण बनते हैं। यही अंगों से तो विभिन्न प्रकार का सिस्टम बनता है। अब विभिन्न प्रकार के सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ये विभिन्न प्रकार के सिस्टम जब एक जगह मिल जाते हैं तो एक शरीर का निर्माण हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने कोशिकाओं के बारे में जाने। साथ ही हमारी दूसरी इकाई ऊतक, जो भी बताए, कोशिकाओं का समूह, जो कि विभिन्न तरह की कोशिकाएं जब मिलती है तो एक ऊतक का निर्माण करती हैं और ये ऊतक विभिन्न प्रकार से हमारी मदद करते हैं। तो शरीर की संरचनाओं के बारे में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, पौधों में कौन कौन से ऊतक होते हैं, पशुओं में कौन कौन से जीवों में ऊतक होते हैं, इनका अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। हमारी तीसरी इकाई है जीवों में विविधता। जो जीव हमारे हैं वो सब एक जैसे तो होते नहीं हैं, सब एक दूसरे से अलग होते हैं। कोई जल में रहने वाले जीव होते हैं, इसको जलीय जीव कहते हैं। कोई पृथ्वी पर रहने वाले जीव होते हैं, कोई हवा में उड़ने वाले जीव होते हैं। तो ये सारे जीव का शारीरिक जो संरचना है वो अलग अलग होती है। साथ में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। जैसे अभी आप वायरस, जो अभी आप कोरोना वायरस की बात जो कर रहे हैं, क्या वो आपकी आंखों से दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ता है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन हवाओं में, प्रकृति में वो मौजूद हैं। तो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य एवं रोग तो इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ ही है। जीवों की विविधता, ऐसे जीव हैं जिनसे बीमारी पैदा हो रहे हैं, तो कौन कौन से रोग हैं और किन किन जीवों से पैदा हो रहे हैं, उनमें क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे स्वास्थ्य एवं रोग में। उसके बाद हमारी पांचवी इकाई है खाद्य संसाधन। पौधे, पौधे जो हैं, जैसे बोला संसाधन दो प्रकार के। अगर प्राकृतिक संसाधन में भी बात करें, जैसे भोजन के लिए जो संसाधन चाहिए, तो पौधों से भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है। जो अनाज मिलता है पौधों से मिलता है, और जो पशुओं से मिलता है उसको हम लोग कहेंगे खाद्य संसाधन पशु। जो पशुओं से, जैसे मछली बताए, मीट बताए, अंडे बताए या फिर मध बताए, तो इन सब का कैसे मत्स्य पालन कैसे हो, मुर्गी पालन कैसे हो, तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग जिस इकाई में करेंगे वो है खाद्य संसाधन पशु। तो ये हमने पूर्ण रूप से विज्ञान को जाना, और इसके बारे में ये तो पाठ्यक्रम था आपका विज्ञान का, बहुत रोचक और बहुत आनंद आपको आएगा जब इसके बारे में आप जानिएगा। तो अगली कक्षाओं में हम लोग इकाई 1 से शुरू करते हुए और आगे की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का।